गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी 4th चैप्टर चल रहा है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद की बात कर रहे हैं अपन। और अपन आज जो है देखेंगे लेक्चर 4 में अपन ये जानेंगे बेटा कि शिकार की आज़ादी किसे थी। अपन ने ये तो चर्चा कर ली थी कि जो वन थे वो कृषि से किस तरह प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, कृषि कौन सी? घुमंतू कृषि, झूमिंग कृषि। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर जो है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया में, अफ्रीका में आदि जो महाद्वीप जो थे उनमें कृषि करने का ये सबसे परंपरागत तरीका था। कौन सा? झूमिंग कृषि का। झूमिंग कृषि का मतलब भी अपन ने समझा था कि मतलब जो है स्थान बदल बदल कर खेती करते थे। स्थान बदल बदल कर का मतलब ये हुआ जैसे जंगल के किसी एक हिस्से को जला दिया, जगह साफ कर ली और वहां पे खेती कर ली। ठीक है, अब कुछ समय के लिए उस भाग को छोड़ दिया जाता है, इसके बाद दूसरा भाग लिया जाता है, दूसरे भाग को भी जलाया जाता है, वहां पे खेती कर ली जाती है। ठीक है, बाद में दोनों भागों को छोड़ दिया गया, तीसरे भाग पे खेती कर ली, फिर उसके बाद में वापस पहले भाग में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो खेती करते थे। उसे घुमंतू, घुमंतू के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि घूम घूम कर जो कृषि करते थे उसे घुमंतू या झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो लोगों का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? प्रभावित हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो जब कानून जब बन गए थे, आपको बताया था 1865 में, 1865 में वन अधिनियम बना था, जिसमें 1878 में एक संशोधन किया गया था। और संशोधन में वनों को 3 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। ठीक है, तो इन वनों में जब बांट दिया गया था तो इसके बाद में लोगों की समस्याएं क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो आरक्षित वन थे उनसे लोगों को लकड़ी या उनकी ज़रूरत के जो सामान थे वो नहीं लेने दिए जाते थे। यदि लोग छुपकर भी यदि आरक्षित वनों में घुसकर लकड़ी चुरा लेते थे तो उनके ऊपर जुर्माना जो है वो लिया जाता था। तो इस तरह से जो है वन्य जो जीवन था वो क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा इस अधिनियम से प्रभावित हो रहा था। ठीक है बेटा, अब अपन जो बात करेंगे वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई अपन ने देख लिया। अब देखेंगे शिकार की आज़ादी किसे थी। ये जो अधिनियम बना था, वनों को 3 भागों में बांटा गया था, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन। ठीक है, तो इन वनों में शिकार की आज़ादी किसे थी? आदिवासी थे, वो शिकार करके भी अपना पेट पालते थे, लेकिन देखो उन्हें आज़ादी थी या नहीं थी वो जो है हम देखेंगे। तो देखो बेटा, जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। एक तो आपने देख ही लिया किस तरह से पहले उनका जीवन प्रभावित था, लेकिन एक तरीके से और ज़्यादा उनका जीवन प्रभावित था। वन कानूनों के पहले जंगलों में उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तितर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। आपको मैंने बताया कि वनों के आसपास रहने वाले जो लोग थे कृषि के साथ ही वो क्या करते थे? शिकार भी करते थे। किस बात के लिए? अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, जैसे आसपास से कोई हिरन का शिकार कर लिया, ठीक है, उसको पका कर खा लिया, तितर, बटेर वगैरह जो भी थे उन सब का शिकार करके वो अपना क्या करते थे? जीवन व्यापन करते थे। तो देखो फिर इसके बाद में क्या हुआ? यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई थी। पारंपरिक जो ये प्रथा थी, मतलब सदियों से चली आ रही ये जो प्रथा थी, लोग अपना शिकार के जरिए अपना जो है जीवन व्यापन कर रहे थे, वो प्रथा अब गैर कानूनी बन गई थी। वो प्रथा अब जो है गैर कानूनी बन गई थी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद की अपन बात करें तो शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है आपको कि यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी बन गई थी। इसके बाद में देखो, शिकार करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को जो है शिकार के लिए क्या दिया जाता था? दंड दिया जाता था। ठीक है, शिकार करने की प्रथा गैर कानूनी बन गई थी। ये तो आपको समझ में आ गया, शिकार अब करना गैर कानूनी हो गया। ठीक है बेटा,
शिकार करना गैर कानूनी, और किसी भी गैर कानूनी कार्य के लिए क्या दी जाती है बेटा, सजा दी जाती है। ठीक है, तो अब जब भी कोई लोग शिकार करते हुए पाए जाते थे तो उन्हें इस गैर कानूनी कार्य के लिए क्या दी जाती थी, सजा जो है वो दी जाती थी। ये चीज तो समझ में आ गया। पहले ये प्रथा थी शिकार करना, अब ये प्रथा नहीं रही, अब ये क्या बन गया, इसके ऊपर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यदि कोई भी व्यक्ति शिकार करेगा तो उसे सजा दी जाएगी या उसके लिए सजा का प्रावधान था। ये चीज समझ में आई। तो गैर कानूनी कार्य बन गया था। यदि अब लोग यदि कोई भी व्यक्ति जो है अब शिकार करता तो अब उसके लिए सजा का प्रावधान कर दिया गया था। अब देखो, जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वन कानूनों ने लोगों को एक तरफ शिकार से वंचित किया या अपने परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया था। जहां पे जो वनों के आसपास रहने वाले जो लोग थे उनकी परंपरा थी क्या, उनकी परंपरा क्या थी, परंपरागत अधिकार था। शिकार परंपरागत अधिकार था उनका। छोटे मोटे जानवरों का ये क्या करते थे, शिकार करते थे, और शिकार करना ही इनका मतलब सदियों से चली आ रही एक परंपरागत अधिकार था। ठीक है, तो इस अधिकार को तो गैर कानूनी बना दिया गया था। ये जो परंपरागत अधिकार था उसको तो गैर कानूनी बना दिया गया था, जबकि जो बड़े जानवर थे जैसे शेर हुआ, हाथी वगैरह हुए, ठीक है, जो बड़े जानवर थे उनका शिकार अब एक खेल बन चुका था। ये चीज समझ में आई। मतलब लोगों के जीवन व्यापन के लिए तो शिकार पर प्रतिबंधित लगाया गया, लेकिन जो बड़े जानवर थे उनका खुलेआम शिकार होने लगा और वो उनका जो शिकार था वो खेल बन गया था एक। अब देखो खेल किस तरह से बन गया था वो देखेंगे अपन। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। शेर और बाघ का शिकार करना सदियों से, आपको पता है, शाही दरबारों की शान और शौकत रही थी। ठीक है, मतलब शाही दरबार के जो राजा महाराजा थे वो बाघ और शेर का शिकार करना अपने लिए बड़े गर्व की बात जो है वो समझते थे। ठीक है, अब देखो इसमें नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। जो बहुत सारी की मुगल कलाकृतियां हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे के शहजादों को शेर और बाघों का शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि शिकार करना उन लोगों के लिए गैर कानूनी हो गया जो शिकार करके अपना जीवन व्यापन करते थे। ठीक है, छोटे मोटे जो जानवर थे उनका शिकार करते थे और अपना पेट पालते थे, लेकिन उन लोगों के लिए खेल बन चुका था जो मतलब जो बड़े जानवर थे जैसे हाथी हुआ, बाघ हुआ, शेर हुआ, तो बड़े जो लोग थे उनके लिए भी ये क्या बन चुका था, एक खेल बन चुका था। उनके एक आनंद लेने का एक तरीका जो है वो बन चुका था। उनके लिए शिकार करना गैर कानूनी नहीं था। बड़े लोगों के लिए जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी नहीं था, जबकि जो आदिवासी लोग थे, जो मतलब वनों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, उनके लिए ये गैर कानूनी बन गया था। अब देखो इसमें, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि कई प्रजातियां, देखो कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिशर्स काल, ठीक है, औपनिवेशिक काल का मतलब आप समझ गए होंगे। जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे शासन शुरू हो गया था तब तक मतलब शिकार इतनी ज्यादा मात्रा में होने लग गया था कि बहुत सारी की जो प्रजातियां थी वो तो लुप्त हो गई थी। मतलब इतना शिकार करते थे कि बहुत सारे के जानवरों की जो प्रजातियां थी वो लगभग क्या हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। ठीक है, देखने को ही नहीं मिलते थे जानवर। अब देखो, आप देख रहे होंगे चित्र 18 में, नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग, नेपाल की ये बात देख रहे हो आप। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग,
ठीक है, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। वो किस तरह से जो है कितने साल के शेरों को जो है शेरों का शिकार करके अपने सामने इन्होंने गिरा रखा है। फोटो में मृत बाघों की गिनती करें। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसर और राजा जब शिकार के लिए जाते तब उनके साथ नौकरों की एक पूरी फौज होती। गांव के कुशल शिकारी हाका लगाते थे और साहब को बस गोली भर चलाना होता था। ये जो अंग्रेज अधिकारी होते थे और जो राजा महाराजा होते थे, ये अपने साथ एक पूरी टीम लेकर चलते थे। ठीक है, गांव के जो कुशल शिकारी होते थे उनको भी साथ ले जाते थे। वो उनको हाँक कर ले आते थे जानवरों को, और ये जो साहब होते थे वो सिर्फ क्या चलाते थे, अपनी बंदूक से गोली चलाते थे और जो जानवर थे उनको उनका शिकार कर देते थे, उनकी हत्या कर देते थे। ठीक है, आप देख रहे हो नेपाल का एक चित्र है। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बब्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। अंग्रेजों की नज़र में जो बड़े जानवर थे, जंगली बब्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। ठीक है, उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार करके वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। ये क्या मानते थे कि ये जो मतलब बड़े जो जीव हैं, जैसे कि बाघ हुआ, शेर हुआ, ठीक है, तो ये क्या है, बब्बर हैं। बब्बर का मतलब ये होता है हिंसात्मक है। ठीक है, तो हम इनको मारकर हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे। ऐसा कौन कहते थे, अंग्रेज कहते थे। ये चीज समझ में आई कि ये जो जीव हैं वो जंगली हैं, ये हिंसात्मक घटनाएं करते हैं, हम इनको मारेंगे और हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे। ये चीज समझ में आई आपको। ये कौन कहता था, अंग्रेज अधिकारी मानते थे। ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि शिकार का इस चीज से कोई मतलब नहीं था। अब देखो, बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। बाघ, भेड़िए और दूसरे जो बड़े बड़े जो जानवर थे उनका शिकार करने के लिए लोगों को कहा जाता था और इनाम भी दिया जाता था। क्या कहकर इनाम दिया जाता था कि ये जो बाघ, भेड़िए, शेर वगैरह जो हैं ये किसानों के लिए क्या है, खतरनाक है, इसलिए उनका शिकार कर देना चाहिए, और जो कोई भी इनका शिकार करेगा उसे इनाम दी जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में लगभग 80,000 से ज्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए। देखो, इनाम के लालच में लोगों ने क्या किया, ध्यान में रखना है ये चीज कि कितनी तादाद में शिकार किया गया, कितनी तादाद में शिकार किया गया वो देखो बेटा। और ये सब किसके लालच में किया गया, इनाम के लालच में जो है वो किया गया। 1875 से 1875 से 1925 तक 80,000 से ज्यादा बाघ, लगभग 1,50,000 तेंदुए, 2 लाख क्या भेड़िए मार गिराए। समझ गए, 80,000 बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़ियों का शिकार जो है वो किया गया। कब तक, 1875 से लेकर 1925 तक। ठीक है, मतलब 50 सालों में जो है 80,000 बाघ, 1,50,000 तेंदुए, 2 लाख भेड़ियों का क्या कर दिया गया, शिकार कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। धीरे धीरे जो बाघ का जो शिकार था उसको एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था।
एक मतलब एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉर्ज यूल। चार 400 बाघों को मारा। ट्रॉफी के रूप में कैसे माना जाने लगा? जैसे अपन क्रिकेट में देखते हैं, शतक लगा दिया तो इसने 4 शतक लगाए थे, ठीक है। ऐसे मतलब अपना नाम, सिर्फ अपना एक नाम बनाने के लिए, भाई मैंने इतने बाघों का शिकार किया, मैंने इतने बाघों का शिकार किया, मैंने एक ट्रॉफी के रूप में खेल जो है खेला जाने लग गया था, ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको कि लोग सिर्फ ये बताने में रहते थे कि मैंने इतने बाघों को मार दिया, बड़े गर्व के साथ बोलते थे। तो जॉर्ज यूल नामक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने 400 बाघों का क्या किया था? शिकार किया था, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था कि जंगल के जो कुछ क्षेत्र होते थे वो सिर्फ शिकार के लिए ही रखे गए थे। जंगल के जो कुछ क्षेत्र थे वो सिर्फ शिकार के लिए ही आरक्षित रखे गए थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों व संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। काफी समय बाद, मतलब 50 सालों का दौर तो आपने देख ही लिया होगा। 1875 से लेकर 1925 तक 50 साल हो गए, ठीक है। मतलब बहुत टाइम बाद में जो पर्यावरणविद थे और जो संरक्षणवादी थे, उन्होंने कुछ बहुत आवाज उठाई कि ये जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, न कि उनका शिकार होना चाहिए। ऐसा जो है किन्होंने कहा, कुछ पर्यावरणवादी थे, कुछ संरक्षणवादी थे, उन्होंने ये आवाज उठाई थी। अब देखो इसमें फिर क्या हुआ, एक बार देख ले स्रोत गए में थोड़ा सा अपन। वेगा मध्य भारत का एक वन समुदाय है। वेगा मध्य भारत का क्या है? एक वन समुदाय है। 1892 में जब उसकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी, तब उन्होंने सरकार को ये याचिका दी। आपको बताया मैंने, मध्य भारत का एक वन समुदाय था, ठीक है, वेगा नामक। जब घुमंतु कृषि पर रोक लगा दी थी, मैंने आपको बताया था झूमिंग कृषि या घुमंतु कृषि पर जो है 1865 का जो वन अधिनियम बना था, उसके बाद में उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। तो देखो 1892 में जब मतलब इस पर रोक लगा दी गई, तो उसके बाद में इस समुदाय ने जो है सरकार को एक पत्र लिखा, एक याचिका दी। उस याचिका में देखो क्या हुआ, हर रोज हम फाका करते हैं, हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है और वो क्या है? हमारी कुल्हाड़ी है। हमारे पास अपने तन ढकने को कपड़े नहीं है। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। समझ रहे हो आप कि आग जलाकर बैठ जाते हैं और हम ठंडी की रातें जो है वो गुजारते हैं। हम अब खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती? मतलब वो वन समुदाय ये पूछ रहा है कि सरकार ने हमारी खेती पर रोक क्यों लगा दी? हमने ऐसी क्या मिस्टेक कर दी कि सरकार ने हमारी इस खेती पर रोक लगा दी? इसके बाद देखो, कैदियों को जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। जो कैदी हैं उनको जेलों में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता है। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमारा अधिकार नहीं देती। कहने का मतलब ये था कि जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें भी पर्याप्त भोजन मिल रहा है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने कोई अपराध नहीं किया है। कहने का मतलब ये था, घास उगाने वालों को भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता। घास उगाने का मतलब ये हुआ कि जिनकी जो जमीन नहीं होती और जो घास उगाते हैं उनको भी उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाता। फिर हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि सरकार ने हमारी जमीनें छीन ली, ठीक है, और हमें जो है बेदखल कर दिया और हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर दिया। ऐसा उन्होंने एक पत्र लिखा था, ठीक है, किसको? सरकार को लिखा था। ठीक है बेटा, तो आप समझ सकते हो इस तरह से कि घुमंतु कृषि या झूमिंग कृषि पर जब रोक लगा दी गई और ये जो वन अधिनियम जब लागू हुआ, तो उसके बाद में लोगों के जो हालात थे वो किस तरह के थे। ठीक है, अब देखेंगे अपन
जंगलों का वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों देख नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं जो हैं किस तरह से शुरू हुई वो अपन देखेंगे। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए। जंगलों पर जब विभाग का नियंत्रण स्थापित हो गया तो लोगों को बहुत सारे के जो हैं वो नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। बहुत लोगों को इस चीज़ से नुकसान हुआ, लेकिन बहुत सारे के लोगों को फायदा भी हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें व्यापार के नए जो अवसर थे वो मिले। अब देखो, कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। बहुत सारे के जो समुदाय थे वो अपने परंपरागत पेशे छोड़कर, परंपरागत पेशे कौन से थे? जैसे शिकार करके अपना जीवन व्यापन करना, खेती करके अपना जीवन व्यापन करना, ठीक है। तो उन सबको छोड़कर वो अब किस में लग गए थे? वन उत्पादों का व्यापार जो है वो करने लगे थे। मैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखता है। मैं हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही ये नज़ारा जो है दिख रहा था। उदाहरण के लिए देखिए अपन कि 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़न ने मोनोदुरुक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। अब अपन देखेंगे उदाहरण के लिए कि 19वीं सदी के मध्य तक ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के, मतलब देखो इसमें एक प्रजाति थी ब्राजील, ब्राजीली एक समुदाय था। ब्राजील का एक समुदाय था जिसका नाम था मोनोदुरुक, ठीक है। ब्राजीली एक समुदाय था मोनोदुरुक। इसने क्या किया कि समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना शुरू कर दिया। ये मोनोदुरुक नामक जो समुदाय था इसने लेटेक्स अब देखो ये लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स एक तरल पदार्थ होता है। जिससे रबर तैयार किया जाता है। ठीक है। लेटेक्स एक तरल पदार्थ होता है जो कि एक पेड़ से निकलता है। ठीक है, लेटेक्स एक तरल पदार्थ होता है जो कि एक पेड़ से निकलता है। ठीक है, उस पेड़ से ये तरल पदार्थ एकत्रित किया जाता है और उससे रबड़ बनाया जाता है। तो ये जो मुनदुरुकु एक जनजाति थी, कहाँ की? ब्राजील की। ठीक है, तो इसने ये लेटेक्स एकत्रित करना शुरू कर दिया। लेटेक्स से फिर क्या होता था? रबड़ बनता था। तो ये लेटेक्स किसको देते थे? रबड़ के जो व्यापारी होते थे उनको देते थे। तो इनका आगे क्या कारोबार बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा। ठीक है, तो देखो इसके बाद में कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए, और बाद में वे धीरे धीरे व्यापार पर उतर आए। ठीक है, व्यापार पर ही वो क्या हो गए? निर्भर हो गए। अब इसके बाद देखो, हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। वन उत्पादों का वन से प्राप्त होने वाले जो उत्पादन थे उनका व्यापार कोई बड़ी बात नहीं थी।
मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतु समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के सबूत मिलते हैं। हिंदुस्तान से भी बहुत प्रकार के व्यापार किए जाते थे, जैसे कि हाथियों और दूसरे जैसे खाल, हाथियों की खाल निकाली जाती थी, उनके सींग निकाले जाते थे। ठीक है, हाथी दांत बहुत महंगे बिकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में सींग, रेशम के कोए, इसके अलावा हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, घास, गोंद और राल के व्यापार के जो है बहुत सारे के क्या मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। आगे देखो, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। जब यहाँ पे औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित हो गया तो उसके बाद में जो व्यापार था वो किसके पास चला गया, सरकारी नियंत्रण में जो है वो ब्रिटिश सरकार ने कई यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार को इजारेदारी सौंप दी। अब ब्रिटिश जो मतलब यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जो थी, ठीक है, उन्होंने उनको मतलब ब्रिटिशर्स ने व्यापार करने की अनुमति किसको दी, वन उत्पादों की व्यापार करने की अनुमति किसको दी, जो कुछ यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी उनको अनुमति दी। ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी, लेकिन स्थानीय जो लोग थे उनको व्यापार नहीं करने दिया, उनके तो पशुओं को चराने पर भी क्या लगा दी, रोक लगा दी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने अन्य जो बाहर से आई हुई कंपनियां थी उनको तो व्यापार करने की परमिशन दी, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं दी। ये चीज समझ में आई। जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था तो अंग्रेजों ने जो बाहर की जो कंपनियां थी उनको तो व्यापार करने की परमिशन दे दी, लेकिन यहाँ के हम जो भारतीय थे हमें व्यापार करने की इजाजत नहीं दी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, पशुओं को चराने पर भी रोक लगा दी भारतीयों पर। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा, येरकुल्ला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। मद्रास प्रेसिडेंसी के देखो कौन कौन सी जनजातियां थी, कोरावा, कराचा और येरुकुल्ला जैसे अनेक चरवाहे और जो घुमंतु समुदाय थे वो अपना उनका जो जीवन यापन करना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा और इनमें से कुछ समुदायों को तो क्या कहा जाने लगा, अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए और बाद में ये लोग कहाँ आ जाते, ब्रिटिश के द्वारा बनाई हुई जो खदानें थी, फैक्ट्रियां थी और जो बागान थे उनमें काम करने को मजबूर हो गए। मतलब हम भारतीयों के वन और भारतीयों पर ही क्या लगा दी, रोक लगा दी। ठीक है, अब भारतीय क्या हो गए, ब्रिटिशर्स के अधीन काम करने को क्या हो गए, मजबूर हो गए, अंग्रेजों के अधीन काम करने को मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारी जो जीवन यापन था उसकी जीवन यापन करने की जो गतिविधियां थी वो ही क्या हो गई थी, समाप्त सी हो गई थी। तो अब लोग जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई जो फैक्ट्रियां थी, खदानें थी, जो बागान थे, उनमें काम करने के लिए वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। काम के नए अवसरों का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। काम के नए अवसरों का मतलब ये तो नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की भर्ती की गई। असम के बागानों में चाय की खेती के लिए झारखंड के संथाल जनजातियां हैं बेटा यहाँ की। ठीक है, जैसे अपनी भील, मीणा, गरासिया, सहरिया जनजाति होती है ना, वैसे ही झारखंड की संथाल जनजाति थी। संथाल और उरांव छत्तीसगढ़ के गोंड जनजाति थी। आदिवासी मर्द व औरतों दोनों की क्या की गई, भर्ती की गई। उनकी मजबूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। मजबूरी जितनी कम थी, कार्य परिस्थितियां उतनी ही क्या थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। मतलब कार्य करने की वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। मतलब उनको भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको वापस जाने की अनुमति नहीं दी थी। तो उनकी जो कार्य की जो परिस्थितियां थी वो क्या हो गई थी, बहुत मुश्किल हो गई थी। लोगों का वहाँ पर रहकर काम करना भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। ठीक है बेटा, अब जो है अपन नेक्स्ट जो मतलब वीडियो में देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया किस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, किस तरह से जो है यहाँ पे मतलब शिकार के लिए किन किन को परमिशन मिली थी, किन किन को नहीं मिली थी। अब इसके बाद में देखो वन विद्रोह देखेंगे अपन। जो बेटा
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।